Hello students. For the last 2 or 3 lectures, we are talking about restriction enzymes. We have talked about their types, their nomenclature, their discovery, and we have talked about their recognition sequences. Now, today, we are going to talk about the cleavage patterns of the restriction enzymes. Today's topic is very important with respect to recombinant DNA technology. So, be patient while listening to the video. Let's go. क्लीवेज पैटर्न्स मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किस तरह से डीएनए को क्लीव करते हैं, और हम कौन से एंजाइम्स की बात कर रहे हैं? टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, क्योंकि एज आई have already told you that only type 2 restriction enzymes are used in recombinant DNA technology. Most type 2 restriction enzymes cleave the DNA molecules within their specific recognition sequences, but some of them can also produce cuts immediately outside the target or recognition sequence. ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो डीएनए को क्लीव करते हैं, स्पेसिफिकली स्पेसिफिक साइट्स पे क्लीव करते हैं, और उन साइट्स को क्या कहते हैं? रिकॉग्निशन सीक्वेंस। तो या तो वो उस रिकॉग्निशन सीक्वेंस के विद इन कट प्रोड्यूस करते हैं, या फिर उस रिकॉग्निशन सीक्वेंस के या टारगेट सीक्वेंस के जस्ट आउटसाइड डीएनए को क्या करते हैं? कट करते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ कट्स क्या है? कितने तरह के कट्स रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए में प्रोड्यूस करते हैं? लेट्स सी। The cuts produced by type 2 restriction enzymes are either staggered or even, depending upon the restriction enzyme. So, दो तरह के कट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं किसके द्वारा? टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा। कौन कौन से कट्स हैं? वन इज नोन एज द स्टैगर्ड कट्स and the other one is known as the even cut. There are some enzymes which produce staggered cut and there are some other enzymes which can produce even cuts. अब इन दोनों टाइप्स के कट्स में फर्क क्या होता है, आइए समझते हैं। So there are basically types of cuts. One is known as staggered cuts and the other one is known as the even cuts. Staggered cuts क्या होते हैं? When the points of cuts on both the DNA strands are not lying just opposite to each other. As I have already told, we are talking about double-stranded DNA. So if it is a double-stranded DNA, both the strands should be broken down to cleave this double-stranded DNA. यानी DNA की हर चेन टूटनी चाहिए, तब जा करके ये डीएनए पार्ट्स में डिवाइड हो पाएगा। इस डीएनए का क्लीवेज तभी पॉसिबल है जब दोनों चेन्स तोड़ी जा सके। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या इंश्योर करेगा कि हर चेन में वो कट प्रोड्यूस करे? ठीक है, तो अगर वो कट प्रोड्यूस करता है और जिस पॉइंट पे वो कट प्रोड्यूस करता है ऊपर वाली चेन में, और जिस पॉइंट पे वो कट प्रोड्यूस करता है नीचे वाली चेन में, अगर वो दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, जस्ट अपोजिट नहीं है, आप देखिए एक पॉइंट यहाँ पे है तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, दे आर नॉट जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, डायगनली अपोजिट है, तो इस तरह के कट्स क्या कहलाएंगे? स्टैगर्ड कट्स। इन कंट्रास्ट इवन कट्स क्या हैं? यू कैन गेस नाउ। When the points of cuts on both the DNA strands happen to be just opposite to each other. मान लीजिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ऊपर वाली चेन को यहाँ पर कट किया गया है और नीचे वाली चेन को यहाँ पर कट किया गया है, तो आप देखिए कि दोनों जो पॉइंट्स ऑफ कट्स हैं वो एक दूसरे के जस्ट क्या हैं? अपोजिट हैं। तो इस तरह के कट्स क्या कहलाएंगे? इवन कट्स। तो दो तरह के कट्स होते हैं, स्टैगर्ड कट्स जहाँ पे पॉइंट्स ऑफ कट्स जस्ट अपोजिट नहीं है, और दूसरे कौन से होते हैं? इवन कट्स, जहाँ पर पॉइंट्स ऑफ कट्स जो हैं वो एक दूसरे के जस्ट क्या है? अपोजिट हैं। आइए इसी चीज़ को हम एक
डायग्राम के ज़रिए या डिस्प्ले के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है and this is the recognition site of any restriction enzyme. If the restriction enzyme produce the cut within the recognition site in this way, you can see one cut is being produced here and another cut is being produced here. अपर चेन यहां से तोड़ी जा रही है और लोअर चेन यहां से तोड़ी जा रही है, तो कौन से कट्स होंगे ये? आप देखिए, these two cuts are not just opposite to each other. That's why these cuts, अगर आप ध्यान से इनको देखें तो एक कट यहाँ पर है, दूसरा कट यहाँ पर, जस्ट अपोजिट नहीं है, इसलिए इन कट्स को क्या कहेंगे? These cuts are known as staggered cuts. In the same way, if you have another DNA molecule and if there is a restriction site of any restriction enzyme and the restriction enzyme cleaves within the recognition site in this way, what is happening here? You can see that both the points of cuts, these arrows are representing the points of cuts, they are just opposite to each other. एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी सेम जगह से ये चेन्स तोड़ी जा रही हैं एंजाइम के द्वारा। और इस तरह के जो कट्स होते हैं, these are known as the even cuts. तो दो तरह के कट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। एक होते हैं स्टैगर्ड कट्स, जहां पर both the chains of DNA are cleaved at different locations. लोकेशंस डिफरेंट हैं, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट नहीं है। While in the even cuts, both the DNA chains are cleaved at the same position, at the same location. That's why the points of cuts lie just opposite to each other. So this is staggered cuts and this is the even cuts. Okay, clear? So now आगे चलते हैं। So there is a restriction enzyme named as EcoR1, and this is the recognition site of this particular restriction enzyme. And these arrows are representing the points of cuts which are produced by that particular restriction enzyme, that is EcoR1. So ध्यान देने की बात यह है कि ये कट प्रोड्यूस कर रहा है एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, यानी 5' गुआनिन एंड 3' एडेनिन के बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, यहाँ पर इस बॉन्ड को ये तोड़ रहा है। इन द सेम वे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पर देखें तो 5' गुआनिन एंड 3' एडेनिन के बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ये उसे भी ब्रेक कर रहा है। तो एज ए होल ये कौन से कट प्रोड्यूस कर रहा है? स्टैगर्ड कट्स। सो दिस इज द टाइप ऑफ क्लीवेज एंड टाइप ऑफ रिकॉग्निशन सीक्वेंस recognized by EcoR1. If you talk about another enzyme, that is NLA3, this happens to be the recognition site of NLA3. It is 4 base pairs. What it does, it cuts. Whenever NLA3 encounters this particular recognition site, it produces cuts in this particular pattern. What it does, it breaks the phosphodiester bond which is lying just next to the guanine. What do you mean by next? Next means the bond which is present towards the 3' end of this particular guanine that is broken down by NLA3. यानी जो बॉन्ड, जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड गुआनिन के 3' एंड की तरफ होता है, उस बॉन्ड को ये क्या करता है? ब्रेक करता है। कौन ब्रेक करता है? NLA3. सो यू कैन सी द पॉइंट्स ऑफ कट्स आर स्टैगर्ड, दोनों एक दूसरे के डायगनली अपोजिट हैं, एग्जैक्ट अपोजिट नहीं है। सो this particular pattern of cuts is known as staggered cuts. If you talk about the third enzyme, that is ALU1, it is the recognition site of ALU1, and
what it does, it produces cuts in this way. What it does, it cuts the phosphodiester bond between this guanine that is towards the 5' end and this cytosine that is towards the 3' end, and at the complementary strand it also executes the same function. It breaks that particular phosphodiester bond between the 5' guanine and 3' cytosine. So as a whole it produces a type of even cut. Okay, so EcoR1 कौन से कट प्रोड्यूस कर रहा है? स्टैगर्ड कट्स. ALU1 इवन कट्स प्रोड्यूस कर रहा है एंड NLA3 स्टैगर्ड कट्स प्रोड्यूस कर रहा है. अगर आप इन दोनों एंजाइम्स को देखेंगे तो यू विल फील दैट दे आर प्रोड्यूसिंग द कट्स विद इन देयर रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस, एंड इफ यू विल सी towards NLA3 you will feel that it is producing the cut just outside the recognition सीक्वेंस. तो दो टाइप के कट होते हैं, स्टैगर्ड होते हैं, इवन होते हैं, या तो विद इन रिकॉग्निशन साइट होते हैं या फिर आउटसाइड होते हैं. सो अब हम इन तीनों एंजाइम्स को एक एक करके वन बाय वन स्टडी करेंगे, इनके कट्स को देखेंगे और बनने वाले फ्रेगमेंट्स को समझेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं EcoR1. सो क्लीवेज बाय EcoR1. सपोज you have this double-stranded DNA with a certain nucleotide sequence, and as soon as you treat this DNA with EcoR1, what will it do? It will search the entire DNA sequence and it will try to find its recognition site. Suppose it finds the recognition site. Now what will it do? It will cut the DNA from that particular site. In what way? In this way. It will produce staggered cuts. As I have already told that EcoR1 cleaves the phosphodiester bond which is lying in between the guanine that is up towards the 5' and the adenine that is towards the 3' end. This particular bond will be broken down, and on the complementary strand the same thing will happen. So as a whole what you will see a type of staggered cut. So what will be produced? You will be getting how many fragments? You will be getting two different DNA fragments. How? You can see, पेन की मदद से हम देखते हैं. अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक फ्रेगमेंट बना है जो आपको यहाँ मिला है, और सेकंड फ्रेगमेंट आपको यहाँ इस तरह से मिला है इधर. ठीक है. सो इन दो पॉइंट्स पर DNA ब्रेक हुआ है, इसलिए आपको ये दो फ्रेगमेंट्स यहाँ पर मिले हैं. अब अगर आप इन फ्रेगमेंट्स को ध्यान से देखें तो इन फ्रेगमेंट्स का कुछ हिस्सा डबल स्टैंडर्ड है और कुछ हिस्सा, ये देखिए ये वाला, सिंगल स्टैंडर्ड है. तो जो दोनों आपके फ्रेगमेंट्स हैं, ये दोनों जो फ्रेगमेंट्स हैं परफेक्टली डबल स्टैंडर्ड नहीं है. कुछ हिस्सा इनका डबल स्टैंडर्ड है और कुछ हिस्सा इनका कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड. और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि कट्स जो लगे हैं वो कैसे लगे हैं? स्टैगर्ड कट्स लगे हैं. वन मोर थिंग विच शुड बी नोटेड डाउन, that if you see both of these ends of these two DNA fragments, what will you see? You will see that the DNA sequence or the nucleotide sequence of both of these ends is complementary to each other. In 3 to 5 direction, if you see, this is double T, double A, and in that particular end, in 5 to 3 direction, what is it? It is double A, double T. It means the sequence of this end and the sequence of this end is complementary to each other in anti-parallel direction. So if you allow these two fragments to join with each other, if you provide very low temperature to the mixture of these two fragments, what they will do? They will try to anneal with each other because of these two complementary single stranded ends. They will try to
स्टिक टू ईच अदर, क्योंकि आप जानते हैं थाइमिन एडेनिन के कॉम्प्लीमेंट्री है और एडेनिन किसके कॉम्प्लीमेंट्री है, थाइमिन के। सो अगर ये दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के पास आएंगे, लो टेम्परेचर होगा, अनिलिंग कंडीशंस होंगी, फेवरेबल कंडीशंस होंगी, तो इस इन थाइमिन्स के बीच में और इन एडेनिन्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। इन द सेम वे इस एडेनिन और थाइमिन के बीच में क्या बनेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एंड दीज टू डीएनए फ्रैगमेंट्स विल री-अनिल विद ईच अदर। दैट्स व्हाई these ends are known as the sticky ends, क्योंकि एक दूसरे से स्टिक करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं इनके बीच में। these ends are also known as cohesive ends, क्योंकि एक दूसरे से चिपक जाते हैं, जुड़ जाते हैं। these are known as 5 prime protruding ends। अगर आप ध्यान से देखें तो this particular part is double stranded and this particular part is single stranded। तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और इससे एक सिंगल स्टैंडर्ड हिस्सा बाहर की तरफ निकला हुआ है। निकलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोट्रूड। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द प्रोट्रूडिंग एंड। और कौन से एंड की तरफ निकला हुआ है, ये 5 प्राइम एंड की तरफ। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द 5 प्राइम प्रोट्रूडिंग एंड। यहाँ पर भी आप देखें ये डबल स्टैंडर्ड पार्ट है और इस डबल स्टैंडर्ड पार्ट से ये सिंगल स्टैंडर्ड हिस्सा बाहर निकला हुआ है और 5 प्राइम की तरफ निकला हुआ है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, 5 प्राइम प्रोट्रूडिंग एंड। इसका एक और नाम है सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंग। अगर आप इस पर्टिकुलर फ्रेगमेंट को जस्ट ऐसे ही ड्रॉ करें तो सम पार्ट इज डबल स्टैंडर्ड एंड द some part is single stranded and this is hanging like this. That's why this hanging portion, this single stranded portion, this is known as the single stranded overhang. So these are different terms to these particular ends. So in nutshell, they are having the sticky ends, and these ends are produced because of the palindromic nature of that particular recognition सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में सिमेट्री थी, इसीलिए बनने वाले एंड्स एक दूसरे के क्या हैं, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड दीज एंड्स आर नोन एज स्टिकी एंड। सो ध्यान देने की बात यह है कि दिस पर्टिकुलर रिकॉग्निशन सीक्वेंस इज हैविंग अ टाइप ऑफ सिमेट्री, इट इज पैलिंड्रोमिक। पहले जो लेक्चर था अर्लियर उसमें हम पढ़ चुके हैं इस पैलिंड्रोम के बारे में, और इस पैलिंड्रोम की वजह से ही जब ये डीएनए सेगमेंट यहाँ से ब्रेक हुआ तो ये जो एंड्स थे ये कौन से एंड्स बन के सामने आए, स्टिकी एंड्स। तो स्टिकी एंड्स बनने के लिए बेसिकली इस रिकॉग्निशन साइट की सिमेट्री रिस्पॉन्सिबल है। तो पैलिंड्रोमिक नेचर जो है आपके रिकॉग्निशन सीक्वेंस की, जो पैलिंड्रोमिक नेचर है, उस नेचर की वजह से कौन से एंड्स बनते हैं, स्टिकी एंड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, दैट इज द क्लीवेज बाय NLA3। NLA3, if you have some double-stranded DNA with a certain sequence, and if you treat this DNA segment with NLA3, what will it do? It will search its recognition site, and once it finds its recognition site, what will it do? It will cut the DNA as per the set pattern, as per the specific pattern followed by that particular enzyme. ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, व्हाट विल इट डू, इट विल कट द डीएनए इन दिस वे। क्या करेगा ये गुआनिन के 3 प्राइम की तरफ जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है उसे ब्रेक करेगा, और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पर भी गुआनिन के 3 प्राइम की तरफ जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है उसे क्या करेगा, ब्रेक करेगा। सो इट इज जस्ट प्रोड्यूसिंग द स्टैगर्ड कट्स जस्ट आउटसाइड इट्स रिकॉग्निशन सीक्वेंस। सो कॉन्सिक्वेंटली it will produce how many fragments? It will produce 2 fragments because there is a linear DNA, and each of the chains is being cleaved at a single location. That's why the linear DNA will produce 2 fragments, and these fragments will be like this. And स्टैगर्ड कट्स में हम पहले ही देख चुके हैं कि फ्रेगमेंट का एक हिस्सा डबल स्टैंडर्ड होता है और एक हिस्सा कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड। इन द सेम वे यहाँ पर भी एक हिस्सा डबल स्टैंडर्ड है और यहाँ पर एक हिस्सा कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड। मोर ओवर अगर आप देखें तो बिकॉज दिस पर्टिकुलर साइट इज पैलिंड्रोमिक इन नेचर, दैट्स व्हाई द एंड्स प्रोड्यूस्ड आर स्टिकी टू ईच अदर। यहाँ पर भी कौन से एंड्स बने हैं,
स्टिकी एंड्स कैसे पता चला? If you see the sequence of that particular AND in 5 prime to 3 prime, what it is? CATG. And if you see the sequence of that particular AND in 3 prime to 5 prime, what it is? GTAC. So the sequence of both of these ANDs is complementary in anti-parallel direction. So what will happen? These two ANDs will be having the tendency to hydrogen bond with each other if you provide appropriate environmental conditions to the mixture of these two types of फ्रैगमेंट्स. अगर आप इन दोनों फ्रैगमेंट्स को मिक्स करें और टेम्परेचर कम करें, अप्रोप्रिएट कंडीशन दें इन्हें हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए, तो क्या होगा कि ये दोनों स्टिकी एंड्स के बीच में कौन से बॉन्ड बनेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे और ये दोनों फ्रैगमेंट्स वापस से एक दूसरे के साथ जोड़ने की टेंडेंसी शो करेंगे. सो these kinds of ends, again, they are named as sticky ends or cohesive ends, and they are also known as the protruding ends. But now in that particular situation, you are seeing that this protruding end is being protruded towards the 3 prime end, and this particular end is also being protruded towards the 3 prime end. That's why these ends are now known as 3 prime protruding ends. Earlier, in case of eco R1, it was 5 prime protruding, but in case of NLA3, it is 3 prime protruding ends. Okay, and these ends are also known as single stranded overhangs by default, as I have already told that some portion of the fragment is double stranded and some portion is single stranded and hanging like this. That's why this particular portion is known as the single stranded overhang. So हमने देखा कि NLA3 भी स्टैगर्ड कट्स प्रोड्यूस करता है. पैलिंड्रोमिक नेचर है इस रिकॉग्निशन साइट की, इसकी वजह से स्टिकी एंड्स बनते हैं. और अगर इन दोनों फ्रेगमेंट्स को वापस जोड़ना है आपको, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रोवाइड एप्रोप्रिएट कंडीशन सो दैट these two sticky ends may form hydrogen bond with each other and these two fragments may be re-annealed to each other. Okay, now next example की तरफ चलते हैं, that is cleavage by ALU1. Suppose you are having a double stranded DNA. If you treat that double stranded DNA with ALU1, what will it do? It will find its recognition site, and if recognition site is there, it will produce even cuts in that particular recognition sequence. So as I have already told you, it breaks the phosphodiester bond present between the 5 prime guanine and 3 prime cytosine, and in the complementary strand also 5 prime guanine and 3 prime cytosine के बीच में जो bond है ये उसको break करता है. So the points of cuts are lying just opposite to each other. That's why it is called the even cut. So what it will produce two fragments. Simply it will produce those two fragments, DNA fragments, and in that case you are seeing that entire DNA fragment is perfectly double stranded and that fragment is also perfectly double stranded. So यहाँ पर कोई sticky end नहीं है, यहाँ पर कोई single stranded overhang नहीं है, और इस तरह के जो एंड्स हैं बिल्कुल सीधे एंड बने हैं. देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल सीधे स्ट्रेट, और इस तरह के एंड को साइंटिफिक टर्म्स में हम क्या कहते हैं? दिस एंड्स आर नोन एज ब्लंट एंड्स. ब्लंट का मतलब होता है सीधा, स्ट्रेट. देखिए ये एंड बिल्कुल सीधा है, यहाँ पर कोई सिंगल स्टैंडर्ड निकला हुआ हिस्सा नहीं है, ओवरहैंग कोई भी नहीं है, स्टिकी एंड कोई भी नहीं है, और ये एंड भी बिल्कुल स्ट्रेट है. That's why these straight ends are known as the blunt ends, or they are also known as the flush ends. तो ये जो सीधे के सीधे ends हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? blunt ends. तो यहाँ पर भी पैलिंड्रोमिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, लेकिन फिर भी ends स्टिकी नहीं है. रीजन क्या है कि यहाँ पर कट कौन से बने हैं? कट कौन से लगे हैं? यहाँ पर इवन कट लगे हैं, इसलिए जो बनने वाले फ्रेगमेंट्स हैं उनके एंड्स बिल्कुल कैसे हैं? स्ट्रेट है. और स्ट्रेट एंड्स को क्या कहते हैं? ब्लंट एंड्स और फ्लश एंड्स. तो हमने देखा कि ALU1 ने इवन कट प्रोड्यूस किया और कौन से एंड बनाए? ब्लंट एंड्स. तो कहीं स्टिकी एंड्स बनते हैं और कहीं पर कौन से एंड्स बनते हैं? ब्लंट एंड्स. तो अब ध्यान देने की बात यह है कि
restriction enzyme which produces staggered cuts in the DNA. It generates DNA fragments having sticky ends or cohesive ends or protruding ends. तो जब भी कोई restriction enzyme DNA को कट करते समय staggered cut प्रोड्यूस करेगा तो जो DNA फ्रेगमेंट होंगे, बनने वाले DNA फ्रेगमेंट्स, उनके एंड्स कैसे होंगे? स्टिकी एंड्स. तो जैसा हमने देखा था EcoR1 में और NLA3 में, कौन से एंड बने थे? स्टिकी एंड. और अगर कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है विच प्रोड्यूसेस इवन कट्स इन द डीएनए, जैसे ALU1 है, उसने इवन कट प्रोड्यूस किए थे, तो जो बनने वाले डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं दे विल ऑलवेज हैव विच टाइप ऑफ एंड्स? दे विल हैव ब्लंट और फ्लश एंड्स. तो स्टैगर्ड कट्स होंगे तो स्टिकी एंड्स बनेंगे, और इवन कट्स लगेंगे तो कैसे एंड बनेंगे? ब्लंट और फ्लश एंड्स. और एक बात और कि जो स्टिकी एंड्स होते हैं दीज आर मोर बेनिफिशियल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो हम बनाते हैं उसके कंस्ट्रक्शन में कौन से एंड्स हेल्प करते हैं? स्टिकी एंड्स. अब ऐसा क्यों होता है, इसके लिए हम अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे. सो first try to understand the formation of staggered and even cuts and sticky ends and blunt ends. Then see my next lecture and you will find that why sticky ends are beneficial for the formation of recombinant DNA. Till then, take care. That's all for today's lecture. Thanks for watching and post your